हेलो एवरीवन। तो भाई आज फिर से हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के आज के लेक्चर में हम जो कल के लेक्चर में सीखे थे, क्या सीखा था हमने कल के लेक्चर में कि अगर एक मूविंग चार्ज है, यानी एक चार्ज है जो मोशन कर रहा है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कैसे बिहेव करेगा, ये सारी चीजें हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, हमने इसमें दो केसेस लिए थे, एक जब वो परपेंडिकुलर एंटर करे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और एक जब वो किसी अदर एंगल पर एंटर करे, है ना, 90 डिग्री छोड़ करके, यानी परपेंडिकुलर छोड़ करके किसी और एंगल पर, है ना, परपेंडिकुलर, पैरेलल और एंटी पैरेलल, ये छोड़ करके किसी अदर एंगल पर अगर वो एंटर करता है तो फिर कैसे बिहेव करेगा। तो हमने देखा कि अगर वो परपेंडिकुलर एंटर करता है तो सर्कुलर मोशन करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, और अगर वो कुछ अदर एंगल पर एंटर करता है तो वो हेलिकल मोशन करता है। ठीक है, क्लियर है। तो इतनी सारी चीजें हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, इसके ऊपर हम एक थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, आइए। लाइक चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.31। एग्जाम्पल नंबर 4.31 क्या कहता है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बी दैट कैन बी सेट अप एट द इक्वेटर टू परमिट अ प्रोटॉन ऑफ स्पीड 10⁷ मीटर पर सेकेंड टू सर्कुलेट अराउंड दी अर्थ। अर्थ के चारों ओर वो घूमने लगे। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हमें बी फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो पार्टिकल है कौन है, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन। तो बेटे चार्ज हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, यानी प्लस ई हो गया, और वो उसको क्या करना है, अर्थ के चक्कर लगाना है। अर्थ के चक्कर लगाना है तो रेडियस ऑफ अर्थ उसका रेडियस हो गया। रेडियस ऑफ अर्थ होता है बेटा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। और स्पीड क्या होना चाहिए बोलता है, v होना चाहिए 10⁷ मीटर पर सेकेंड। 10⁷ मीटर पर सेकेंड, उसके लिए b की क्या जरूरत पड़ेगी। तो चूंकि हमने सीखा है बेटा r बराबर क्या होता है, mv बाई क्यूबी, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। रेडियस जो है वो क्या होना चाहिए, मास m इंटू वी अपॉन क्यू इंटू बी होना चाहिए। तो रेडियस चूंकि आपके पास है और आपको क्या चाहिए, b चाहिए ना, तो b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, mv बाय क्यू इंटू आर। करेक्ट। तो बाकी सारी चीजें तो आपके पास गिवन है, तो b बराबर हो जाएगा m के बदले आपको क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन आपके क्वेश्चन में गिवन है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, और v आपके पास कितना है, 10⁻7 अपॉन चार्ज कितना है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻19, और r कितना है आपके पास 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, और आपको ये मिल जाएगा वैल्यू आपको कुछ 1.6 इंटू 10⁻8 टेस्ला, 1.6 इंटू 10⁻8 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड यू विल फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपके पास। आगे बढ़ते हैं बेटे, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4.32। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4.32 क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है कि ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन है। ठीक है, आपको पता है प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है बेटा, प्लस ई होता है प्रोटॉन के पास, और एक अल्फा पार्टिकल है। आप सभी को पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज होता है, +2e चार्ज होता है। ठीक है, कितना होता है, +2e। आगे क्या बोलता है, एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद देयर वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं। मान लो यहाँ पर फील्ड इस तरीके से है ना, इस फील्ड में दोनों के दोनों पार्टिकल क्या, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, एंटर करते हैं। आ रही बात समझ में। तो बेटे दोनों सेम ही फील्ड में एंटर करते हैं, तो दोनों के लिए बी क्या हो गया, सेम हो गया, है ना, दोनों के लिए बी सेम हो गया। एक का चार्ज जो है
Q प्रोटॉन वो देख ही रहे हो प्लस E है, और Q अल्फा वो कितना है बेटा प्लस 2E है, यानी इसका चार्ज इससे डबल है। ठीक, और क्या बात है बेटा, और क्या दिया है, बोला कि दोनों को ना एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों चार्ज पार्टिकल को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से हमने एक्सेलरेट किया। आपको याद हो, है ना, अगर आपको याद हो तो V बराबर क्या होता था बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन बराबर क्या होगा बेटा V इंटू क्यू। तो जब भी आप Q चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारते हो तो उस पर इतना वर्क डन हो जाता है और वो उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो वर्क डन जो वहां एनर्जी जो वहां पर स्टोर होता है वो है V इंटू क्यू। क्लियर है, वर्क डन जो वहां स्टोर होता है वो कितना है, V इंटू क्यू है। आ रही बात समझ में? तो बेटे वर्क डन यानी जितना वर्क करोगे बेटा वो उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो कितना हो गया देखो, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारा है, तो एक के पास कितनी एनर्जी आएगी, क्योंकि एक की एनर्जी क्या चार्ज क्या है, E है, तो E इंटू वी हो जाएगी, है ना। तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो E इंटू वी होगी। अब ये एनर्जी जो है उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हाफ m किसका, प्रोटॉन का, v प्रोटॉन का स्क्वायर, तो E भी इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए बेटा, हाफ mp vp का स्क्वायर। सिमिलरली जो सेकेंड पार्टिकल है यानी अल्फा है, उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, 2ev हो जाएगा, क्योंकि चार्ज डबल है वोल्टेज सेम है, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा हाफ मास ऑफ अल्फा इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पर दो चीजें अपने को मिल जा रहा है, ठीक है बेटे, ओके। अब आगे हमसे क्या पूछ रहा है कि कंपेयर द रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ्स, दोनों के रेडियस का कंपैरिजन करना है, दोनों के रेडियस का कंपैरिजन करना है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। रेडियस का कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, R बराबर हमारे पास होता है mv बाय q इंटू पी। तो बेटा रेडियस जब मैं प्रोटॉन का निकालूंगा तो मास प्रोटॉन का लेना पड़ेगा, वेलोसिटी प्रोटॉन का लेना पड़ेगा, चार्ज प्रोटॉन का लेना पड़ेगा, और b तो दोनों के लिए कॉमन ही है, ठीक है। उसी तरीके से अल्फा के लिए लूंगा तो अल्फा के लिए क्या हो जाएगा बेटे, मास अल्फा का, वेलोसिटी अल्फा का, चार्ज अल्फा का, और b तो दोनों के लिए सेम ही है। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा ये दोनों कट हो जाएंगे, तो rp बाय r अल्फा जो आएगा वो आ जाएगा बेटा mp बाय m अल्फा, vp बाय v अल्फा एंड q अल्फा ऊपर चला जाएगा बेटा q अल्फा बाय q प्रोटॉन, ठीक है। तो मास ऑफ p, तो बेटा प्रोटॉन का मास अगर m है, ध्यान रखना मास का क्या रिलेशन है, चार्ज का रिलेशन मैंने क्या बोला, प्रोटॉन के पास E होता है, अल्फा के पास 2E होता है। उसी तरीके से मास की बात करूं तो मास अगर प्रोटॉन के पास m होता है तो इसके पास 4m होता है, ठीक है, ये याद रखना, है ना। अल्फा पार्टिकल जो है एक हैवी पार्टिकल है, प्रोटॉन से भी काफी हैवी होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में प्रोटॉन काफी हैवी होता है, इनसे भी हैवी है क्या, अल्फा पार्टिकल, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स हैवियर है, ठीक है। तो बेटा इसका चार्ज E है, इसका डबल है, इसका चार्ज m है, इसका मास 4m है, 4 टाइम्स है, तो हैवियर है। तो बेटा मास ऑफ प्रोटॉन m हुआ तो मास ऑफ अल्फा क्या हो गया, 4m हो गया। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हम यहां से निकाल सकते हैं बेटा, इन दोनों चीजों को यहां से हम निकाल सकते हैं। अगर हमने इसको डिवाइड किया तो बेटे हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, E और E कैंसिल हो जाएगा, V और V कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखो क्या मिल रहा है, 1/2 बराबर MP VP का स्क्वायर बाय M अल्फा V अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, MP VP का स्क्वायर बाय ऐसा आ रहा है, क्लियर। तो बेटे यहाँ से VP बाय V अल्फा में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से VP बाय V अल्फा क्या लिख सकता हूँ, VP बाय V अल्फा इक्वल्स टू 1/2 M अल्फा बाय MP, M अल्फा बाय MP ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, इसका रूट करना पड़ेगा अपने को, है ना, VP बाय V अल्फा के लिए। तो VP बाय V अल्फा इक्वल्स टू हो गया रूट अंडर M अल्फा बाय ट्वाइस ऑफ MP, है ना। और यहां पर हो गया Q अल्फा, देखो कितना है 2E है, और Q प्रोटॉन क्या है E है। तो बेटे यहां से E और E कट जाएगा, यहां से M और M कट जाएगा, M अल्फा अगेन क्या है बेटा 4M है,
ठीक है, और इसका क्या है, m है। ओके, तो ये हो गया आपका 1/4 इंटू स्क्वायर रूट m अल्फा की जगह हम ले लेंगे क्या, 4m अपॉन 2m इंटू 2। तो ये m और m कैंसिल हो गया, 2 हो गया, 2√2 हो गया, 2√2/4, ये 2 हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 1/√2। करेक्ट किया मैंने, 1/√2। व्हाट इज द आंसर, करेक्ट 1/√2। क्या आ रहा है बेटा आंसर हमारा 1/√2। वेल, अच्छे से समझा, ठीक है। तो वो जो हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे रेडियस के, स्पीड के, टाइम पीरियड के, फ्रीक्वेंसी के, उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ओके, अब देखो बेटा, यहां पर जो हमारा मेन टॉपिक है जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है, ठीक, तो वो क्या शुरू करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शुरू करेगा, ठीक है, जिसका रेडियस क्या होगा, r बराबर mv/qb। अब बेटा अगर वो रेडियस कंप्लीट करना चाहता है ना, अगर वो रेडियस अगर वो सर्कल कंप्लीट करना चाहता है, तो उस पूरे स्पेस में, है ना, उस पूरे स्पेस में क्या होना चाहिए, फील्ड होने चाहिए। आ रही बात समझ में, उस पूरे स्पेस में क्या होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए, ठीक है। हर जगह पर जब फील्ड होगा, इस पूरे स्पेस में फील्ड होगा, तभी उस पर हर जगह पर क्या होगा, फोर्स लगेगा और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता रहेगा, ठीक है। तो हम इसमें स्पेशल केसेस की बात कर सकते हैं। स्पेशल केस पहला, फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल करने के लिए क्या जरूरी है बेटा, आप सोचो, है ना, कि कम से कम जो आपकी फील्ड है ना, ठीक है, आपकी जो फील्ड है वो कम से कम इसके ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर तो जगह पर होनी चाहिए। देखो तभी तो ये सर्कल कंप्लीट कर पाएगा ना, क्लियर है। तो अगर सर्कल को फुल कंप्लीट करना है तो मिनिमम जो आपके फील्ड की विड्थ है, फील्ड का जो रीजन है ना, जहां तक फील्ड होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए, 2r होनी चाहिए, क्लियर है। तो इस केस के लिए फॉर कंप्लीट सर्कल, है ना, विड्थ ऑफ फील्ड क्या होना चाहिए बेटा, ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर होना चाहिए। रेडियस कितना था, mv/qb। तो इतना अगर आपके पास फील्ड है, इतने रीजन में अगर आपका फील्ड फैला हुआ है, तो आपका जो पार्टिकल है वो कंप्लीट सर्कल पूरा कर लेगा, ठीक है। ये एक केस हो गया। दूसरा, अगर ऐसा नहीं हुआ, सेकेंड केस, अगर ऐसा नहीं हुआ, वो उसके पास पूरा स्पेस नहीं है, मतलब पूरे में फील्ड नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, अगर विड्थ ऑफ फील्ड 2r से लेस है तो फिर वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इफ width of field is less than 2r, if width of field is less than 2r, ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। It will not be able to complete the circle, ठीक है बेटा, सर्कल वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है।
अगर वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं से वो क्या होगा, सर्कल से बाहर आ जाएगा, कहीं ना कहीं से वो सर्कल से बाहर आ जाएगा। इतनी बात तो तय है, क्लियर है बेटे, कहीं ना कहीं से वो अपने उस सर्कल से बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि इतने रीजन तक में ये है, क्या है, फील्ड है, क्रॉस फील्ड है यहां तक, ये मान लो जो वो सर्कल स्टार्ट करेगा उसका ये रेडियस है, तो ये क्या होगा बेटा, ये इस तरीके से घूमना चालू करेगा, है ना, घूमते घूमते यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से घूमा 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 यहाँ तक पहुंचा, जैसे यहाँ पहुंचा अब फील्ड खत्म हो गया, फील्ड खत्म हो गया तो बेटा फोर्स लगना खत्म हो गया, है ना, फील्ड खत्म हुआ तो फोर्स लगना खत्म हुआ, फोर्स लगना खत्म हुआ तो ये फोर्स क्या कर रहा था उसको, सोचो, ये फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था और वो घुमा रहा था, ठीक है, जैसा कि हम एक स्ट्रिंग से किसी चीज को बांध करके ऐसा घुमाते हैं, वो स्ट्रिंग अगर अचानक से कट जाए तो वो जो स्टोन है ना, वो क्या करता है, तो वो टेंजेंशियली भाग जाता है ना, वो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में भाग जाएगा, तो ये बेटा इस तरीके से क्या होगा, ऐसा टेंजेंशियली निकल जाएगा, है ना, ये आपका सर्कल छोड़ देगा और ये टेंजेंशियली इस तरीके से निकल जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है? तो बेटे ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, देखो आप एंटर कैसे किए थे, आप एंटर इस डायरेक्शन में किए थे, दिस इज द डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन, है ना, ये आपका ओरिजिनल डायरेक्शन है, और आप निकल कैसे रहे हो बेटा, इस तरीके से, तो जब आप इसको पीछे खींचोगे तो क्या आपको दिख रहा है कि एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, चलो मैं इसे थीटा ही कह देता हूँ, ये एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, क्या कहते हैं बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, तो अगर विड्थ 2r से लेस है तो आपको कुछ ना कुछ एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, ठीक है, वो सर्कल को छोड़ देगा और स्ट्रेट लाइन में चलने लगेगा, ठीक है, जैसे ही फील्ड से बाहर आएगा वो टेंजेंशियली एक स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू कर देगा, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये निकालें कि कितना ये हुआ, क्या चीज, डेविएशन कितना हुआ, तो बेटे देखो ये एंगल क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है ना, ये हमने थीटा लिया है, अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं तो ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो ये थीटा हो गया बेटा, ये आपको अच्छे से पता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंशियल है, रेडियस और टेंजेंशियल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा बेटा, 90 माइनस थीटा होगा, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, थीटा होगा, क्लियर है मेरी बात, तो ये एंगल क्या आ जा रहा है, थीटा आ जा रहा है ये, ठीक, तो लाइक मैं कहता हूं कि यहां तक क्या था आपका, उस फील्ड की विड्थ है ना, फील्ड की विड्थ को मैंने अगर डी से शो किया तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा, और ये चीज क्या था आपका, रेडियस है, दिस इज रेडियस, आ रही बात समझ में, तो अगर आपको थीटा निकालना है तो क्या आप थीटा निकाल सकते हो, हाँ बताइए, थीटा निकाला जा सकता है, यस थीटा निकाला जा सकता है, चलो ठीक है, तो बेटे यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, डी देखो परपेंडिकुलर है और आर देखो हाइपोटेनियस है, ठीक है बेटा, तो यहां से थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स डी बाय आर हो जाएगा, है ना, तो ये आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा, यहां से एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। अब अगर सोचो बेटा, अगर सोचो कि इफ d becomes equal to r, क्या मतलब हुआ, अगर d जो है r के बराबर हो जाए, सोचो यानी ये जस्ट इसके रेडियस के बराबर हो, ठीक है, ये जस्ट इसके रेडियस के बराबर हो, d इक्वल टू r, तो क्या होगा, ये 1 और ये सॉरी ये भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 क्या होता है बेटा, 90 डिग्री, तो उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री, यानी अगर ये रेडियस के बराबर है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस तरीके से घूम के
यहां तक आएगा, है ना, इस तरीके से आएगा। ये भी आर है, ये भी आर है। तो बेटे घुसा कैसे था ये, इस तरीके से, और निकलेगा कैसे, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो इसको आगे करो, इसको पीछे करो, देखो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो अगर बेटे अगर ये आर से मतलब रेडियस से थोड़ा सा भी ये छोटा है, हल्का सा भी छोटा है या इक्वल है, तो ये 90 डिग्री पर मतलब ये इस तरीके से निकल जाएगा, और उस समय एंगल ऑफ डेविएशन आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर इफ d इज इक्वल टू r हुआ या d इक्वल टू r हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपको एंगल ऑफ डेविएशन कितना दे देगा, 90 डिग्री दे देगा। लेकिन अगर d ग्रेटर देन r हुआ तो क्या, d अगर ग्रेटर देन r हो गया तो ओके, इफ d इज ग्रेटर देन r, या फिर मैं इसे इस तरीके से बोलूं, d जो है r से बड़ा है बट 2r से छोटा है ना बेटे, d जो है r से बड़ा है बट 2r से छोटा है। 2r से बड़ा होता तो झंझट ही नहीं था, वो तो पूरा ही सर्कल कंप्लीट कर लेता, है ना, और r से छोटा होता तो क्या बोलते हैं, उसका एंगल ऑफ डेविएशन 90 से छोटा होता। क्लियर है, और अगर r से बड़ा हुआ तो फिर क्या करेगा ये, आप चाहो तो लॉजिकली सोच सकते हो, r से बड़ा है फील्ड जो है आपका, r से बड़े फील्ड में इसमें है, तो बेटा अगर इसका रेडियस r है तो ये रेडियस मान लो यहां तक आता है, तो यहां तक तो ये कंप्लीट कर ही लेगा, है ना, और ये अभी भी फोर्स, अभी भी वो फील्ड में ही है तो फोर्स अभी भी लगता ही रहेगा। तो बेटा अब ये कहां से बाहर आएगा, देखो इधर से बाहर आएगा, यहां पर इसका फोर्स लगना बंद होगा। तो बेटा ये एंटर कैसे किया था, ऐसे, और बाहर कैसे आ रहा है, ऐसे, एक दूसरे के अपोजिट में। तो एंगल कितना बना बेटा इस बार, 180 डिग्री का। देन जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, देन जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कब कौन सा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। क्लियर है मेरी बात, अच्छे से समझ में आ रही है। तो ये है ना, मैंने कितनी बातें की, 3 केसेस की बातें की। ठीक है, 3 केसेस यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, एक जब आपका 2r से बड़ा या 2r के बराबर है, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। 2r से छोटा है तो 2 केस बनते हैं, r से छोटा और r से 2r। r से छोटा हुआ तो लेस देन 90 डिग्री का एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, जो आप कैसे निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स d बाई r से निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर इक्वल टू r हो गया तो 90 डिग्री का वो करेगा। ठीक है, और उससे बड़ा हुआ तो फिर वो क्या करेगा, एक हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा, और हाफ सर्कल कंप्लीट करके वो निकल जाएगा, तो यहाँ पर 180 डिग्री का डेविएशन आएगा। आ रही बात समझ में आप सभी को? इधर देखो कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटे, एग्जाम्पल नंबर 4.34। एग्जाम्पल 4.34 क्या कह रहा है, ए बीम ऑफ प्रोटॉन्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना है, 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। एक डेटा मिल गया अपने को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है,
जिसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला है। द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। तो ये कौन सा केस हो गया बेटा, सेकंड केस हो गया जिसमें एंगल के साथ एंटर करता था। फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ, तो हेलिकल पाथ बनाता था जिसका रेडियस हमें निकालना है। और क्या करना है भाई साहब, फाइंड द रेडियस एंड पाथ द पिच ऑफ द हेलिक्स, और क्या निकालना है, पिच निकालना है। ये दो चीज़ें अपने को पता करना है। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हो गया बेटा। आर बराबर यहाँ मैंने एम वी परपेंडिकुलर बोला था, है ना, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू इंटू बी। ठीक है, तो वी परपेंडिकुलर यानी वी साइन थीटा, तो एम दिया है बेटा यहाँ बीम ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन का मास आपको पता ही है बेटा। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन हो गया बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻27, वी परपेंडिकुलर यानी वी साइन थीटा, तो 4 इंटू 10⁵ साइन 60 ओके, अपॉन चार्ज कितना हो गया प्रोटॉन का E यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और B कितना दिया है 0.3। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, रेडियस मिल जाएगा उसका, है ना, हेलिकल पाथ का जो रेडियस है वो मिल जाएगा। ओके, और दूसरी चीज़ पिच थी, पिच निकालनी है दूसरी चीज़। तो पिच के लिए हमने क्या फॉर्मूला बोला था बेटा, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ V इंटू टाइम पीरियड। तो पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाता था बेटा, V cos थीटा, वहाँ तक तो बात सही है। टाइम पीरियड के लिए हमारे पास क्या था, टाइम पीरियड के लिए हमारे पास था 2πm/q इंटू बी, हाँ 2πm/q इंटू बी। तो इस चीज़ को यूज़ कर लेंगे। देयरफॉर पिच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पिच इक्वल्स टू V पैरेलल यानी V cos थीटा यानी V cos 60 यानी 4 इंटू 10⁵ cos 60 क्या हो गया बेटा 1/2 इंटू टाइम पीरियड की जगह 2πm क्या हो गया बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन चार्ज क्या हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और B कितना हो गया 0.3 ऑल्सो, है ना। आपको इसको भी सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से आपको पिच मिल जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ से पिच मिल जाएगा, यहाँ से रेडियस मिल जाएगा। अगेन ये क्या था बेटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। ओके, आ रही बात समझ में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं अपने को इस थ्योरी के ऊपर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज अल्फा। स्पेसिफिक चार्ज समझते हो बेटे, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, चार्ज और मास का जो रेशियो होता है उसे हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। रेशियो ऑफ चार्ज एंड इट्स मास of a particle is called specific charge, is called specific charge। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज जो है वो हो गया आपका Q/m। Q और M का जो रेशियो होता है उसे ही हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज अल्फा, तो अल्फा यानी Q/m दिया हुआ है आपको। एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू -B0K। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है -B0K कैप। तो B0 क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड हो गया, K कैप माइनस ऑफ K कैप। तो ये Z एक्सिस होता है बेटा। अगर मैं इसे X एक्सिस बोलूँ, इसे Y एक्सिस बोलूँ, और ये Z एक्सिस है बेटा। तो Z एक्सिस अंदर वाला क्या होगा, क्रॉस। इधर क्या है आपका फील्ड है ना, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है B0 है। ओके, एंड मोशन किधर है, V0 I कैप। तो मोशन जो है वो इस तरफ है, V0 I कैप। क्लियर है, ये चीज़ें मिल गई अपने को। बोलता है कि फाइंड द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, है ना। वेलोसिटी निकालना है और पोजीशन निकालना है, ये दो चीज़ें अपने को निकालना है। क्लियर है, तो अपने को पता है बेटा कि ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, है ना।
क्यों सर्कुलर मोशन करेगा? क्योंकि v क्रॉस b इस तरफ फोर्स लगेगा, तो ये जो है ना ये इस प्लेन में इस तरीके से ये घूमने लगेगा, है ना, ये इस प्लेन में इस तरीके से घूमने लगेगा। तो मान लो बेटा कि इसका सेंटर यहाँ पे है, कुछ देर बाद ये घूम करके यहाँ आ जाता है, कुछ समय बाद ये घूम करके यहाँ आ जाता है। तो पहले हम इसकी क्या करें, वेलोसिटी की बात कर ले कि रेडियस की, डिस्टेंस की बात कर ले, पोजीशन की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है, पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा ये क्या चीज़ है आपका, ये x हुआ और ये क्या चीज़ हुआ, y हुआ, है ना, x और y। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, r बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो आपका काम क्या हुआ बेटा, x कैलकुलेट करना और y कैलकुलेट करना, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना, x कैलकुलेट करना और y कैलकुलेट करना। कैसे करें x और y कैलकुलेट, ठीक है। तो आप देखो बेटा, मान लो इस दौरान ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, तो ये ऐसा मैंने बनाया, तो ये चीज़ रेडियस है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या चीज़ हो गया बेटा, आर कॉस थीटा हो गया, है ना, और ये क्या चीज़ हो गया, आर साइन थीटा हो गया, है ना। तो देखो x क्या हो गया, आर साइन थीटा, और y क्या हो गया, देखो ये टोटल क्या है, r है, टोटल r है, और यहाँ तक r cos थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, r माइनस r cos थीटा। तो y देखो क्या हो गया, r माइनस r cos थीटा, और x देखो क्या हो गया, r sin थीटा। तो बेटे वेक्टर r यानी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, x के बदले r sin थीटा आई कैप प्लस y के बदले अपन ने क्या रखना है, y बराबर r माइनस r cos थीटा, r कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा j कैप, इस तरीके से हो जाएगा पोजीशन उसका, ठीक है। अब आपको पता है बेटा, आपको पता है कि ये जो है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई m बाई क्यू इंटू बी। तो बेटे अगर मैं इसे इधर लाता हूँ क्यू बी बाई एम, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी। अगर आप सभी को याद हो तो ये एंगुलर वेलोसिटी हुआ करता है ओमेगा, ठीक है, और आप सभी को पता होगा थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू टी होता है। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, ओमेगा इंटू टी, जिसमें ओमेगा की वैल्यू क्या है, क्यू बी बाई एम, तो क्यू बी टी बाई एम पुट कर देंगे थीटा के बदले। तो देयरफॉर आर वेक्टर जो है वो बन गया आर साइन थीटा, आर साइन थीटा के बदले क्यू बी बाई एम इंटू टी आई कैप माइनस प्लस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा के बदले क्यू बी बाई एम टी, ठीक है, जे कैप, ओके, जिसमें आर की वैल्यू क्या है बेटा, आर क्या चीज़ है, तो आर आपको पता ही है, एम भी बाई क्यू बी। तो एम भी बाई क्यू बी, बी कितना है, बी नॉट, ठीक है, एम भी बाई क्यू बी नॉट साइन क्यू बी बाई एम टी आई कैप प्लस आर इंटू 1 माइनस कॉस क्यू बी बाई एम इंटू टी जे कैप। ये हो गया आपका टाइम डिपेंडेंसी ऑफ पोजीशन वेक्टर, टाइम डिपेंडेंसी ऑफ पोजीशन वेक्टर। लेट्स मैच इट। तो क्या आ रहा है इसका, आर वी नॉट बाई बी नॉट अल्फा, व्हाट इज दिस, वी नॉट बाई बी नॉट अल्फा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर देखो, एक चीज़ तो अपने को पता ही है, क्या पता था, ये देखो Q बाई एम की वैल्यू क्या है, अल्फा है ना, तो इसे हम रख सकते हैं। तो देखो ये उल्टा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, है ना, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, तो V अपॉन अल्फा बी नॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन Q बाई एम की जगह अल्फा रख सकते हैं, तो अल्फा बी नॉट था ना मैग्नीट्यूड उसका, तो अल्फा बी नॉट टी आई कैप प्लस आर तो निकल चुका है, आर हमने कॉमन ले लिया था, 1 माइनस कॉस अल्फा बी नॉट टी जे कैप, ठीक है, इस तरीके का आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत। तो बेटे आसानी से हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर को फाइंड कर लिया। अब हमें क्या निकालनी थी, दूसरी चीज़ उसकी स्पीड, दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, उसकी स्पीड निकालनी है।
वेलोसिटी निकालनी, दैट मीन्स। तो जैसा कि हमें पता है कि जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी स्पीड तो नहीं बदलती, यानी मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलता, मैग्नीट्यूड वही रहता है, सिर्फ क्या चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है बेटा, डायरेक्शन अपना बस चेंज होगा। तो आपको वेलोसिटी उसने क्या दे दिया है, v नॉट है ना, मैग्नीट्यूड उसका क्या था, v नॉट था, तो वो तो v नॉट ही रहेगा। अभी यहाँ का डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, इस तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा v नॉट। तो बेटे ये थीटा, अभी अभी आपने देखा था ना, ये एंगल भी क्या होता था, थीटा होता था, है ना। जब मैं आपको ये वाला केस समझा रहा था तो मैंने बताया था ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, सेम होता है। तो बेटे देखो इसके दो कंपोनेंट आएंगे कि नहीं, इधर क्या आ जाएगा बेटा, v नॉट कॉस थीटा आ जाएगा, v नॉट कॉस थीटा आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, v नॉट साइन थीटा, है ना बेटे। ये क्या हो गया, x कंपोनेंट हो गया, और ये क्या हो गया, y कंपोनेंट हो गया, v नॉट साइन थीटा। तो बेटे क्या हो जाएगा वेलोसिटी, तो देखिए वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, v नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस v नॉट साइन थीटा जे कैप। तो बेटे v नॉट और कॉस थीटा की जगह हमारा क्या आया था, थीटा की जगह आया था अल्फा b नॉट ना, तो अल्फा b नॉट आई कैप प्लस v नॉट साइन अल्फा b नॉट, ये t भी आएगा यहाँ पर, t आएगा j कैप। v नॉट को कॉमन ले लो बेटे, तो कॉस अल्फा b नॉट t आई कैप प्लस साइन अल्फा b नॉट t j कैप। दिस इज वेलोसिटी। किसी भी टाइम पर हम इससे वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर्स ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बेटे, ओके। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड, क्लियर। अब ये जो टॉपिक है ना, जिसमें हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका हम लोग कई सारे इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम ये समझेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, इस चीज़ को समझेंगे। चलिए, ओके। तो हम बात कर रहे हैं बेटा इसके एप्लीकेशन की। अभी जो भी कंसेप्ट हमने सीखा उसका एप्लीकेशन। एक होता है बेटा वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर ये एक डिवाइस है। नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको, ये है ना वेलोसिटी सेलेक्टर, सेलेक्ट करना। अगर मान लो कहीं से प्रोटॉनों की झुंड जा रही है, क्या, प्रोटॉन्स की झुंड जा रही, कई सारे प्रोटॉन्स हैं, ध्यान से सुनना। जैसे इंसानों की झुंड होती है, भेड़ों की झुंड होती है, बकरियों की झुंड होती है, वैसा ही समझो कि प्रोटॉनों की झुंड जा रही है। हर एक प्रोटॉन अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग स्पीड से भाग रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, अलग अलग स्पीड से। उसमें से मुझे किसी पर्टिकुलर स्पीड वाले प्रोटॉन को चूज करना है, सेलेक्ट करना है, पिक करना है, ठीक। लाइक मुझे चाहिए कि भाई 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो जो प्रोटॉन जा रहा है ना, वो मुझे बाहर चाहिए, वो मुझे सेपरेट चाहिए, बाकी अलग चाहिए, ठीक है। इस तरीके का अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो हमें कौन सी डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, वेलोसिटी सेलेक्टर की। तो ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट कर लेता है, इसलिए इसका नाम है वेलोसिटी सेलेक्टर। आगे बात समझ में, तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, इट इज अ डिवाइस टू सेलेक्ट charge particle of specific velocity from a beam of moving charge, moving
चार्ज, ठीक है, एक मूविंग चार्ज का बीम है, उसमें से मुझे पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल बाहर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, वेलोसिटी सेलेक्टर यूज़ करेंगे। क्लियर है मेरी बात? अब सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है। ठीक है बेटा, ये काम कैसे करता है, वर्किंग। इसमें हम क्या करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सेट करते हैं। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे करेंगे बेटा, कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर? तो बेटे यहाँ पर हमने एक पैरेलल प्लेट लगा लिया। आप सभी को पता है यहाँ पर प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। आ रही बात समझ में? एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसको कैसे रख दिया मैंने, हॉरिजॉन्टली रख दिया, तो एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, इसे मैंने हॉरिजॉन्टल रखा, तो ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सॉरी हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली हो गया। अब इसके टॉप पर जो है नॉर्थ पोल और नीचे में जो है साउथ पोल, मतलब ऐसा ऊपर नीचे करके क्या रख दिया, मैग्नेट रख दिया। तो मैग्नेट का क्या होता है बेटा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ओके, नॉर्थ से साउथ की तरफ एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि इस तरीके का है ना, हॉरिजॉन्टल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वर्टिकल देखो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो हुआ ना दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या करते हैं, यहाँ मान लो सोर्स है, उन सभी चार्ज पार्टिकल का क्या है बेटा, सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ से जब वो चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, ओके, तो और इधर यहाँ पर इसके जस्ट स्ट्रेट में एक छोटा सा ओपनिंग होता है, यहाँ पर एक छोटा सा ओपनिंग होता है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू करेगा बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पता है, जैसे कि है ना, क्या बोलते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगता है। तो बेटे मान लो किसी समय ये यहाँ पर है चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग गया, इस तरफ लग गया इलेक्ट्रिक फोर्स। और मान लो आपको जैसा मैंने बोला कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मान लो यहाँ पर क्रॉस फील्ड है बेटा। ठीक है, क्या है, क्रॉस फील्ड है, और इसका मोशन का डायरेक्शन देखो क्या है, इस तरफ। तो जब आप भी क्रॉस बी करोगे बेटा, तो देखो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। बेटे आप सभी को पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है Q इंटू वी इंटू बी, अगर परपेंडिकुलर केस है तो। चूंकि परपेंडिकुलर ही लिया है हमने, तो Q इंटू वी इंटू बी ऐसा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो देखो इसके स्पीड पर डिपेंड कर रहा है ना मैग्नेटिक फोर्स, और जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो सीधा Q इंटू ई होता है। ठीक है, तो इसका ये तो कांस्टेंट ही है, तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा या कम होगा उस हिसाब से मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा। अगर जिसका जिन पार्टिकल्स का V ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा है, नेट फोर्स इधर लगेगा और वो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। और अगर स्पीड किसी का कम है, मैग्नेटिक फोर्स उसका इलेक्ट्रिक फोर्स से कम आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा बेटे, ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना, कुछ इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और जिस पार्टिकल पर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा, जिस पार्टिकल पर दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वल हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे सीधा सीधा निकल जाएगा, कोई डेविएशन ही नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स क्या है, उस पर 0 है। नेट फोर्स 0 है तो बेटा उसका डायरेक्शन कैसे चेंज हो सकता है, नहीं चेंज हो सकता है, तो वो सीधा सीधा निकल जाएगा। तो वो वाला पार्टिकल सिर्फ आपको क्या होगा, बाहर आएगा। तो कौन सा वेलोसिटी वाला पार्टिकल जो है सेलेक्ट होगा, तो एट इक्विलिब्रियम वाला, जो जिस पर इक्विलिब्रियम फोर्स लग रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो Q इंटू वी इंटू बी बराबर क्या हो जाना चाहिए बेटे, Q इंटू ई हो जाना चाहिए। Q Q कैंसिल हो जाएगा, V बराबर क्या आ जाएगा, E बाई
बी। तो देखो वेलोसिटी जो है वो क्या आ रहा है बेटा, ई बाई बी आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आ रहा है। तो देखो आपको जिस भी वेलोसिटी का, जिस भी स्पीड का चार्ज पार्टिकल सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेट कर लो, वो वाला स्पीड जो है आपको बाहर आ जाएगा, है ना, वैसे स्पीड वाले पार्टिकल्स आपके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसमें सेट कर देते हैं। क्लियर है? तो दिस इज वेलोसिटी सेलेक्टर एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई बेटा वेलोसिटी सेलेक्टर की। नेक्स्ट, ऐसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, नाम है बेटा साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ये जो वेलोसिटी सेलेक्टर है और ये साइक्लोट्रॉन है, ये थियोरिटिकली भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस पक्के तौर पे रहते हैं। ठीक है, तो इसकी थ्योरी भी आपको अच्छे से डिटेल ढंग में पढ़नी है, वेलोसिटी सेलेक्टर की भी और साइक्लोट्रॉन की भी। हमेशा अक्सर ये आता ही है आपके एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटिटिव वे में तो है ही ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या चीज़ है। साइक्लोट्रॉन, तो बेटे सबसे पहले तो ये समझ लो कि साइक्लोट्रॉन जो है वो एक डिवाइस है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो क्या करता है, पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, यानी ये पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ध्यान से समझें क्या चीज़ है ये, पार्टिकल एक्सेलरेटर है। क्लियर? इट इज अ डिवाइस which accelerates charge particle up to high energy। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को ये क्या करता है, एक्सेलरेट करता है ताकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, काफ़ी ज़्यादा हो जाए। और वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास वेलोसिटी होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, ज़्यादा वेलोसिटी होगा तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये पार्टिकल एक्सेलरेटर का काम करता है, एनर्जी बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, ये हुआ साइक्लोट्रॉन। अब सवाल उठता है कि साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पर काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। ध्यान से समझे साइक्लोट्रॉन कैसे वर्क करता है बेटा। तो हमने पढ़ा है बेटा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस हो, है ना, तो V इंटू क्यू इतनी उसमें एनर्जी आ जाती है। हमने पढ़ रखा है ये चीज़, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज के बराबर उसमें एनर्जी बढ़ जाती है उसकी। क्लियर है, ये चीज़ हमें पता है। अब बेटे अगर ये बार बार हो तो क्या होगा, बार बार किसी चार्ज पार्टिकल को एक पोटेंशियल डिफरेंस से हम गुजारें, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसकी एनर्जी बार बार बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो एक समय उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसी कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है साइक्लोट्रॉन में, है ना। एक चार्ज पार्टिकल को अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन क्या किया जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारा जाता है, जिससे वो एक्सेलरेट हो जाता है अप टू हाई एनर्जी। क्लियर? तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो गया, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल is passed through a potential difference, okay, when a charge particle is passed through a potential difference, then its energy increases. So if the same charge particle is crossed through same potential difference again and again,
then its energy increases significantly। ठीक है, तो ये है इसका काम करने का तरीका। अब हमें ऐसी कुछ जुगाड़ लगानी है जिससे कि हम क्या कर सकें, एक चार्ज पार्टिकल को बार बार एक पोटेंशियल डिफरेंस से गुजार सकें। तो इसके लिए इसका अलग से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इसका कुछ इस तरीके से है। इसमें हम क्या करते हैं, दो मेटल डीज लेते हैं। अब ये मेटल डीज क्या होते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना, ये आपके लिए नया चीज़ है। तो देखो मेटल डी क्या होता है, आप देखो इस चीज़ को देख रहे हो, हाँ, इस चीज़ के ऊपर ऐसा ही एक सोच लो, ठीक है, अपने दिमाग में एज्यूम करो ऐसा ही एक परत जो है, एक लेयर ऐसा है, ऐसा ही एक लेयर ऐसा थोड़ा सा उठा हुआ है, और फिर इसको इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे चारों तरफ तीन साइड से पैक कर दो। सिर्फ इस बीच का जो पार्ट है वो खाली रखो, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ऐसा कुछ शेप दिखेगा बेटा, है ना। तो इसे, ये चूंकि डी टाइप का दिखता है ना, इसे हम डीज कह देते हैं, और मेटल का बना होता है तो इसे कहते हैं डीज, मेटल डीज, डीज, DEES, ठीक है, ऐसा। क्लियर है मेरी बात। किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। बीच का पार्ट क्या है बेटा, खाली है, हॉलो है, बीच का पार्ट हॉलो है। एक चीज हो गया, ये बात समझ में आ गई। इन डीज को अपन क्या करते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अब आप बोलोगे सर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स होता है वो ऑसिलेटर होता है। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, हर आधे साइकिल के बाद उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है ना। करंट दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है डीसी करंट और एक होता है एसी करंट। तो डीसी करंट क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है, जबकि एसी करंट में क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वो दोनों ही चीज़ हमेशा क्या होती रहती है, बदलती रहती है। आधे साइकिल के लिए वो प्लस होता है, फिर आधे साइकिल के लिए माइनस हो जाता है, मतलब उसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। डीसी की पोलैरिटी हमेशा सेम ही रहती है, बट एसी की पोलैरिटी हर आधे टाइम पीरियड के बाद चेंज हो जाती है ना। तो ये होता है ऑसिलेटर, क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है प्लस माइनस इस तरीके से। आ रही बात समझ में। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है। फ्रीक्वेंसी आप समझते हो साइकिल्स पर सेकंड है, यानी एक सेकंड में अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो एक सेकंड में ज़्यादा बार क्या होगा, वो ऑसिलेट होगा, ज़्यादा बार उसकी पोलैरिटी क्या होगी, चेंज होगी। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जोड़ दिया। इसे शॉर्टकट में HF ऑसिलेटर कहते हैं, HF ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी। अब इस प्लेन को, जो इसका डीज का जो प्लेन है उसे हॉरिजॉन्टली रख दिया जाता है और ऊपर से नीचे की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे मैग्नेटिक पोल्स लगा देते हैं बेटा। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो वहाँ पर क्या हो गया, आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड सेट हो गया। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा, हॉरिजॉन्टली आपका क्या रखा हुआ है, डीज रखे हुए हैं, और इस तरीके से क्या हो रहा है, वर्टिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। अब आपको पता है बेटा कि HF ऑसिलेटर मतलब यहाँ पर इसके बीच में आपने क्या किया, AC सप्लाई जोड़ा। AC सप्लाई जोड़ा मतलब उसने एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। तो हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, वर्टिकली क्या काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इन डीज के बीच में हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको, एक दूसरे के परपेंडिकुलरली हम इसे सेट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। चलिए ओके। तो भाई साहब यहाँ पर क्या हो गया, इसको मान लो मैंने D1 बोला,
इसे मान लो मैंने D2 बोला, ठीक है। कंस्ट्रक्शन तो आपको समझ में आ गया बेटा। वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग तो जो भी सोर्स है उसे हम यहाँ पर सेंटर में प्लेस कर देते हैं। इस सेंटर से चार्ज पार्टिकल क्या हुआ, निकला, ठीक है। जैसे ही निकला, मान लो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उस टाइम पर इधर का जो प्लेट है वो नेगेटिव है और ये वाला प्लेट क्या है, पॉजिटिव है, समझो, ठीक है, क्लियर। तो चूंकि बेटा ये नेगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है, तो वो फटाक से क्या कर लेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी फोर्स लगा यानी एक्सेलरेट हुआ यानी उसकी स्पीड बढ़ गई। तो जैसे ही ये यहाँ घुसेगा, एंटर करेगा इस मेटेलिक डी के अंदर, तो आपको पता है कि ये किस चीज़ का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, और उसके अंदर का पार्ट कैसा है, हॉलो है, ठीक बेटा। तो इन दोनों गैप में, इसके जो गैप है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये क्या हुआ, इसके ऊपर फोर्स लगा, ये एक्सेलरेट हुआ और उसकी वो अंदर घुस गया और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ गई और अंदर वो चला गया। अंदर जैसे ही गया बेटा, आपको पता है कि एक मेटल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसका वर्किंग एरिया कहाँ है, ये गैप बस है। इस गैप में ही बस क्या हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर सकता है। इसके अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वो उसे क्या कर लेता है, बचा लेता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो अंदर में फील्ड काम नहीं करता, कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, बट मैग्नेटिक फील्ड अब भी काम कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये ऐसा एंटर किया और मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसा था, परपेंडिकुलर था बेटा, है ना। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड था, चार्ज ऐसे परपेंडिकुलरली एंटर कर गया। तो अभी हमने सीखा कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करे तो वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ ले लेता है। तो ये क्या होगा बेटा, इसके अंदर ऐसा घूमने लगेगा, है ना, ये इसके अंदर क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा, ओके। अब ये जो घूमेगा बेटा, इसका रेडियस क्या होगा वो तो आपको पता ही है ना। तो इसका रेडियस होता है r बराबर mv/q इंटू बी, है ना। r बराबर क्या होता है, mv अपॉन q इंटू बी, ठीक है। तो इतना रेडियस लेकर के ये क्या होगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। बेटे जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचेगा ना, तब तक क्या होगा, आपकी पोलैरिटी चेंज हो चुकी होगी। इधर वाला क्या हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा, सॉरी इधर वाला अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इधर वाला अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो गैप में आ गया बेटा, गैप में जैसे ही आया, इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना चालू कर दिया वापस से, ठीक है। तो बेटे अब ये फिर से माइनस वाला इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये घुस जाएगा इधर। बेटे तो इस दौरान इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो काम किया, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, उसको एक्सेलरेट कर देगा। तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ गई बेटा, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, और बढ़ गई। अब चूंकि वेलोसिटी बढ़ गया, तो बेटे वेलोसिटी बढ़ गया तो रेडियस बढ़ जाएगा। तो इस बार क्या करेगा, ये बड़ा सर्कल लेगा, है ना बेटे, इस बार क्या करेगा, ये बड़ा सर्कल लेगा, है ना। वापस से अंदर जैसे ही जाएगा तो फिर सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि अंदर क्या है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर, तो ये ऐसा वापस से घूम जाएगा। फिर जैसे ही ये गैप में आएगा ना बेटा, तो वापस से पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। फिर से ये क्या हो जाएगा बेटा, गैप को पार करेगा, गैप को क्रॉस किया यानी पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस किया, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस किया यानी उसमें एनर्जी और ऐड हो जाएगी, एनर्जी ऐड होने की वजह से उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो इसकी रेडियस और बढ़ जाएगी। तो अब ये और बड़ा रेडियस लेगा इसमें, ठीक है। तो ये बार बार ऐसा चलता रहता है, बार बार ऐसा चलता रहता है, रेडियस बढ़ता जाएगा और इस तरीके से आपका जो एनर्जी है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और फाइनली एक ओपनिंग छोड़ते हैं जहाँ से ये बाहर आ जाए, ठीक है। तो जब ये यहाँ से बाहर आता है बेटा, तो वो बहुत काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के बाहर निकलता है। क्लियर है मेरी बात, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के वो बाहर निकलता है। वेल, आ रही इतनी बात समझ में। तो बेटे अब आपके मन में सवाल आता होगा कि जो ऑसिलेटर है इसे कैसे पता चलता होगा कि अब ये आ गया है, अब हमें क्या करना है, पोलैरिटी को चेंज कर लेना है, ठीक है। ये कैसे समझ में आएगी। तो बेटे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जो टाइम पीरियड होता है ना, सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड क्या होता था बेटा, 2πm/q इंटू बी, दैट वॉज द टाइम पीरियड, है ना, 2πm/qb। तो जो चार्ज है आपको पास बेटा, उसका चार्ज का मास आपको पहले से पता है, चार्ज की वैल्यू पहले से पता है, फील्ड आपको पहले से पता है। तो क्या टाइम पीरियड आपको पहले से नहीं पता है, टाइम पीरियड आपको पहले से पता है बेटा।
क्लियर है कि नहीं? तो टाइम पीरियड चूंकि आपको पहले से पता है तो आप ऑसिलेटर जो है, आपका जो HF ऑसिलेटर है वो वैसा ही सेलेक्ट करोगे जिसका टाइम पीरियड उतना हो, है ना। अगर उसका टाइम पीरियड उतना है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा बेटा, ये आपस में सिंक्रोनाइज्ड है ना, आपस में वो क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है। जैसे ही ये गैप कंप्लीट करेगा और आपको पता है कि जो रेडियस है ना, सॉरी टाइम पीरियड है, ये इससे रेडियस बढ़े घटे, स्पीड बढ़े घटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड हमेशा वही रहेगा, है ना। तो ये इसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन है, इसको पता है ना। जैसे ही ये आएगा वो पोलैरिटी इसकी चेंज हो चुकी रहेगी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट होता है रेडियस और स्पीड का। लगातार क्या बढ़ रहा है बेटा, स्पीड बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से रेडियस भी बढ़ जा रहा है, और टाइम पीरियड क्या रह रहा है, कॉन्स्टेंट रह रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। समझ गए? तो ये इसके काम करने का तरीका है। अब यहाँ से आपको पूछा क्या क्या जाएगा, यहाँ से आपको पूछा जाएगा, बोलेगा बेटा साइक्लोट्रॉन का रेडियस क्या, रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन, रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो बेटे ये बेसिकली कुछ अलग नहीं है, बल्कि वही चीज़ है जो आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अभी अभी पढ़ा, जिसका रेडियस क्या होता था बेटा, mv/qb, है ना। तो इसका भी रेडियस क्या होगा, यही होगा mv/qb। और क्या पूछेगा बेटा आपसे, टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो टाइम पीरियड भी वही है 2πm/q × b, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल होता है इसका, उल्टा कर लो तो क्या हो जाएगा, qb/2πm, यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। और क्या बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है बेटे। तो ओमेगा बराबर क्या होता है बेटे, 2π/t, तो 2π/t इधर आएगा, बाकी qb/m इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, qb/m, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? स्पीड ऑफ साइक्लोट्रॉन, स्पीड निकालना हो पार्टिकल का, तो v बराबर देखो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, qbr/m, तो v बराबर qbr/m, ऐसा हो जाएगा v, है ना बेटे। और अगर इसका मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है 12mv² होता है, और v देखो ये है, तो क्या हो जाएगा 12m/q² b² r²/m², एक m कट जाएगा बेटा, q² b² r²/2m, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, q² b² r²/2m। तो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, किससे, साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड। ओके, नाउ साइक्लोट्रॉन की कुछ लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन या ड्रॉबैक, लिमिटेशंस या ड्रॉबैक ऑफ साइक्लोट्रॉन। पहली चीज तो आप अनचार्ज पार्टिकल को इससे एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स पर काम कर रहा है, अनचार्ज पार्टिकल पर ये लगेगा नहीं। अनचार्ज्ड पार्टिकल, अनचार्ज्ड पार्टिकल कैन नॉट बी, अनचार्ज्ड पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। दूसरी चीज बहुत लाइट, ठीक है, बहुत लाइट पार्टिकल जो होते हैं, बहुत लाइट पार्टिकल जो होते हैं उसे भी हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते इससे,
ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल है बट स्टिल आप उसे ये नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों, समझो। वेरी लाइट पार्टिकल like electrons cannot be accelerated through cyclotron। तीसरा, ठीक है, क्यों, इसका रीजन अभी मैं बताता हूं। या कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसको हम बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि एनी चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जी, ठीक है। ये जो दोनों चीज़ें हैं उसका रीज़न एक ही है, क्या है, इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है बेटा? अच्छा, नॉर्मली हम क्या जानते हैं, मास जो होता है किसी भी चीज़ का वो एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। मास को हम क्या कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। बट आइंस्टाइन साहब के हिसाब से मास जो है वो भी वेरी कर सकता है, ठीक है, मास जो है वो भी वेरी कर सकता है। उन्होंने एक रिलेशन दिया था, ठीक है, ये है बेटा m इक्वल्स टू m0 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस v²/c², ठीक है। इसमें ये जो m0 है उसे रेस्ट मास कहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर वो पार्टिकल रेस्ट में है तो v उसका 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, m बराबर क्या आएगा, m0। तो ये वो मास है जब पार्टिकल रेस्ट में है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट मास कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब अगर ये चलना शुरू करेगा बेटा, ठीक है, अगर ये चलना शुरू करेगा तो अगर v छोटा है, तो ये जो चूँकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, और अगर ये 100 मीटर 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है या 2-4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही निग्लिजिबल होगा, आप इसे इग्नोर कर सकते हो और मास को ऑलमोस्ट आप कांस्टेंट मान सकते हो। बट सोचो, अगर इसकी स्पीड लाइट के स्पीड के आसपास पहुँचने लगे तो फिर आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। मान लो मैं कहता हूँ कि स्पीड ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तब तो आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। तो दैट टाइम आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये एक कंसिडरेबल क्वांटिटी हो जाएगा। ये कंसिडरेबल क्वांटिटी हो जाएगा तो ये आपको बदलना पड़ेगा, मास बदलने लगेगा। आ रही बात समझ में? तो मास फिर क्या होने लगेगा बेटा, बदलने लगेगा। और अभी आपने देखा कि टाइम पीरियड जो है वो है 2πm/qb। जब तक मास कांस्टेंट था, टाइम पीरियड कांस्टेंट था, दैट इज ओके। लेकिन अगर मास ही मेरा बदलने लगेगा तो टाइम पीरियड तो बदलने लगेगा। टाइम पीरियड बदलने लगेगा तो फिर आपका जो वो सिंक्रोनाइजेशन था कि जैसे ही वो गैप में जाता था पोलैरिटी चेंज हो जाता था, वो जो सिंक्रोनाइजेशन है वो टूट जाएगा और आपका जो पार्टिकल है वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो आप एक हद से ज़्यादा इससे आप एनर्जी तक उसे एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज़ द फैक्ट, ओके। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे साइक्लोट्रॉन के, क्लियर है। तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ें सीखेंगे।